हेलो एवरीवन, माय नेम इज सौम्य एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज का रोटेशनल डायनेमिक्स का होने वाला है लेक्चर नंबर 12। इससे पहले बच्चों हमने सर्कुलर मोशन के बारे में देखा था, सर्कुलर मोशन के काइनेमेटिक्स को देखा था, डायनामिक्स को देखा था। अभी हमें देखना है रोटेशनल मोशन को। तो बच्चों, रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन में क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलरिटी है वो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, मैं क्या करता हूं, मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूं। ये मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है। अगर ये ऑब्जेक्ट अपने ही एक्सिस के अलोंग घूम रहा है, ये समझ लेते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग अगर कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है तो हम क्या कहेंगे, ये ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन कर रहा है। और मान लीजिए यहीं पर कोई एक ऑब्जेक्ट है, इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई एक छोटा सा ऑब्जेक्ट और रख दिया और ये ऑब्जेक्ट इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग अगर मोशन कर रहा है, यानी ये बड़े ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने छोटा सा ऑब्जेक्ट चिपका दिया और ये बड़ा ऑब्जेक्ट अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग घूम रहा है, तो ये छोटा ऑब्जेक्ट भी घूमने लगेगा। तो हम तो ये कहेंगे ये जो बड़ा ऑब्जेक्ट कर रहा है ये क्या कर रहा है, तो ये रोटेशनल मोशन कर रहा है। लेकिन ये जो छोटा सा ऑब्जेक्ट है ये क्या कर रहा है, तो ये कर रहा है सर्कुलर मोशन। ये क्या कर रहा है, तो ये सर्कुलर मोशन। हमें पता है सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन क्या होती है, तो वो होती है मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल इज कॉल्ड एज सर्कुलर मोशन होती है। तो ये जो छोटा ऑब्जेक्ट है ये कर रहा है सर्कुलर मोशन और ये बड़ा जो ऑब्जेक्ट है ये कर रहा है रोटेशनल मोशन। आई बात समझ में सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन के बीच में क्या डिफरेंस है। अब हमको देखना है बच्चों नेक्स्ट टॉपिक, और नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तो एनालॉजी। बिटवीन linear motion and rotational motion। यानी लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन के बीच में क्या सिमिलैरिटी है ये हमें देखना है। तो सबसे पहले देखते हैं, एक साइड में हम लिखते हैं लीनियर मोशन, एक साइड में हम लिख लिया है लीनियर मोशन और दूसरी तरफ हम लिखते हैं रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन। अब ये जो लीनियर मोशन है, तो यहां पर क्या होता है, हमने ये एक ऑब्जेक्ट लिया है, ये ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। ये ऑब्जेक्ट कैसा मूव करता है, स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। और रोटेशनल मोशन में क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट अपने एक्सिस के अलोंग घूमते रहता है। तो ये लीनियर मोशन हो गई, ये हो गई रोटेशनल मोशन। तो यहां पर हम यूज करते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को हम दिखाते हैं एस से या एक्स से। तो S क्या दिखाता है, तो S दिखाता है डिस्प्लेसमेंट। अब चूंकि हम यहां पर लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन में कंपैरिजन कर रहे हैं, तो हम इसको बोलेंगे लीनियर डिस्प्लेसमेंट। इसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे लीनियर डिस्प्लेसमेंट। और यहां पर हम यूज करते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट का एनालॉजी क्या है, तो वो है थीटा। और थीटा क्या दर्शाता है, थीटा दर्शाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। थीटा क्या दर्शाता है, तो थीटा दर्शाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। राइट। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट जो है, ये ऑब्जेक्ट घूमता है किसी वेलोसिटी से, उस वेलोसिटी को हम बोलते हैं v। तो v क्या दर्शाता है, v दर्शाता है लीनियर वेलोसिटी। v क्या दर्शाता है, तो v दर्शाता है लीनियर वेलोसिटी। और यहां पर v की जगह हम यूज करते हैं ओमेगा। ओमेगा क्या दर्शाता है, तो ओमेगा दर्शाता है एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा क्या दर्शाता है, तो ओमेगा दर्शाता है एंगुलर वेलोसिटी। उसके बाद हम देते हैं एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन को हम दर्शाते हैं यहां पर a। तो यहां पर एक्सीलरेशन a क्या होगा, तो वो होगा लीनियर एक्सीलरेशन। लीनियर एक्सीलरेशन। और यहां पर लीनियर एक्सीलरेशन a की जगह पे हम यूज करते हैं अल्फा। और अल्फा क्या दर्शाता है, तो अल्फा दर्शाता है एंगुलर एक्सीलरेशन। अल्फा दर्शाता है एंगुलर एक्सीलरेशन। राइट। हाँ,
और एक चीज रहेगी, वो क्या है, मास। तो मास को हम दिखाते हैं m से। m क्या होता है, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब मास की जगह पे हम यहां पर यूज करते हैं I। I क्या दर्शाता है, I दर्शाता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। I क्या दर्शाता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है उसके बारे में आगे चल के हम डिटेल में पढ़ेंगे ही। अभी यहां पर ये देखिए, I दर्शाता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये किसका एनालॉजी है, तो वो एनालॉजी है मास का। बात करते हैं फोर्स की। फोर्स को दिखाते हैं F से। फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब फोर्स की जगह पे हम यूज करते हैं टाउ। टाउ यानी क्या होता है, टॉर्क। टाउ या टॉर्क। टॉर्क को हम दिखाते हैं T इज इक्वल टू आई अल्फा। I क्या होता है, तो I होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और अल्फा क्या होता है, तो अल्फा होता है एंगुलर एक्सेलरेशन। यहां पर M क्या होता है, M होता है मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और A क्या होता है, तो A होता है लीनियर एक्सेलरेशन। तो F इज इक्वल टू ma का एनालॉजी क्या होता है, तो वो होता है टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। राइट, इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अभी अभी हमने देखा था जो लीनियर मोशन होती है, लीनियर मोशन में हम यूज करते हैं मास को। लीनियर मोशन में हम क्या यूज करते हैं, मास को। तो किसी चीज का मास कम हो सकता है, किसी चीज का मास ज्यादा हो सकता है। मान लीजिए हम एक सरफेस लेते हैं, इस सरफेस के ऊपर एक छोटा सा ऑब्जेक्ट रख देते हैं। अब ऐसा मान लेते हैं छोटा सा ऑब्जेक्ट है, तो इसका मास भी कैसा होगा, तो कम होगा। और यहां पर दूसरे सरफेस के ऊपर एक थोड़ा सा बड़ा ऑब्जेक्ट रख देते हैं। अब यहां पर ऐसा एज्यूम करते हैं कि इसका मास है ज्यादा। तो मुझे एक बात बताओ बच्चों, कि किसको मूव करना आसान होगा, छोटे वाले को या बड़े वाले को? ऑब्वियस सी बात है, आप बोलोगे छोटे वाले को, क्योंकि इसका मास कम है। अब यहां पर आता है इनर्शिया। यहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब क्या होता है, तो इनर्शिया का मतलब होता है कुछ नया ना करने की चाहत। मैंने अपने हिंदी में लिख दिया है कुछ नया ना करने की चाहत। यानी यहां पर है एक ऑब्जेक्ट जिसका मास है कम, और यहां पर एक ऑब्जेक्ट है बड़ा जिसका मास है m, और ये सॉरी इसको मैं दे देता हूं m1 और m2, और ऐसा मान लेते हैं m2 m1 से ज्यादा है। तो यहां पर जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना ज्यादा उसका इनर्शिया, यानी उसकी उतनी ज्यादा कुछ ना करने की चाहत। यानी बैठा है तो बैठा ही रहेगा, खड़ा है तो खड़ा ही रहेगा, मुंह कर रहा है तो मुंह ही करते रहेगा, और शांत बैठा है, रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा। जिनके पास ज्यादा इनर्शिया होता है उतने ही उनके अंदर कुछ नया ना करने की चाहत होती है। यानी अगर बात करें रेस्ट और मोशन की, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो हमेशा वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, और कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है और उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो वो हमेशा मोशन में रहने की कोशिश करेगा। तो इसी को हम बोलते हैं इनर्शिया। तो जो छोटा ऑब्जेक्ट है उसके पास कम इनर्शिया रहेगा, और बड़ा ऑब्जेक्ट है तो उसके पास ज्यादा इनर्शिया रहेगा, जिसके कारण इनर्शिया यहां पर कम होने के कारण ये बहुत जल्दी मूव कर लेगा। इसके पास ज्यादा इनर्शिया होने के कारण ये इसको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, इसको ज्यादा मेहनत लेनी पड़ेगी ताकि ये अपने जगह से हिल सके। तो उसी तरह से बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया में भी होता है। तो यहां पर हमने दो ऑब्जेक्ट ले लिए, एक ऑब्जेक्ट है छोटा और एक ऑब्जेक्ट है बड़ा। तो जो बड़ा ऑब्जेक्ट है उसके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होता है, बड़े ऑब्जेक्ट के पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होता है।
और छोटे ऑब्जेक्ट के पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता है। जो आई की वैल्यू होती है ना, आई की वैल्यू अगर कम है तो इसको रोटेट करना आसान हो जाएगा, और अगर आई की वैल्यू ज्यादा है तो इसे रोटेट करना उतना ही मुश्किल हो जाता है। ये बात आप ध्यान रखो। ये छोटा ऑब्जेक्ट है, इसका मास कम है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम रहेगा, आई इसका कम है, आई इसका ज्यादा है, तो जिसके कारण इसको रोटेट करना बहुत आसान होगा एज कंपेयर टू दिस वन। याद रहेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो नेक्स्ट पॉइंट में हमें देखना है फॉर्मूला फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अभी हम देखेंगे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम दर्शाते हैं आई से, और आई का फॉर्मूला होता है एम आर स्क्वायर। एम क्या होता है, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और आर क्या होता है, रेडियस। तो मान लेते हैं हम एक एक्सिस ऑफ रोटेशन, और यहां पर कोई एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा है, तो यहां पर बोल देंगे पॉइंट मास रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस। इसको बोल देते हैं केस नंबर ए, पॉइंट मास रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस। पॉइंट मास रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस। ये हो गया छोटा ऑब्जेक्ट, इसका मास है m, और ये है r डिस्टेंस पर। इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये r डिस्टेंस पे है, ऐसा समझ लेते हैं। तो यहां पर ये इस तरह से घूम रहा है, तो यहां पर I की वैल्यू क्या रहेगी, I का फॉर्मूला क्या रहेगा, I का फॉर्मूला क्या है एम आर स्क्वायर। इसका यूनिट क्या रहेगा रे बाबा, तो ये मास है, मास का यूनिट होता है केजी। ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस यानी होता है मीटर, तो यहां पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो यूनिट क्या आ जाएगा, यूनिट आ जाएगा केजी मीटर स्क्वायर आ जाएगा। इतना आपको याद रखना है। इसका डायमेंशन की अगर बात करें आप, इसके डायमेंशन की अगर आप बात करते हो तो M1 L2 T0 ये इसका डायमेंशन आ जाएगा। क्या इसमें कोई डिफिकल्ट है, नहीं है? तो चलो इसकी डेफिनेशन भी लिख लेते हैं। डेफिनेशन इट इज प्रोडक्ट of mass and square of its distance from axis of rotation। तो डेफिनेशन क्या आएगी, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी एम आर स्क्वायर ये आ जाएगा। तो चलो बच्चों इसमें अभी एक चीज करते हैं, और वो करता है कंपैरेटिव स्टडी। तो मैं क्या करता हूं, मैं ले लेता हूं दो मासेस। मान लीजिए सबसे पहले तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहां पर हमने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया है। इस ऑब्जेक्ट का मास समझ लेते हैं 10 kg। इस ऑब्जेक्ट का मास समझ लेते हैं 10 kg, और ये इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से समझ लेते हैं 1 मीटर के डिस्टेंस पे। तो मुझे एक बात बताइए है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है एम आर स्क्वायर। एम कितना है तो वो है 10, और आर कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 kg मीटर स्क्वायर। तो आई की वैल्यू यहां पर कितनी आई, तो आई की वैल्यू आ गई 10 kg मीटर स्क्वायर। अब एक काम करते हैं, दूसरी केस ले लेते हैं। तो यहां पर हम इसको एक्सिस ऑफ रोटेशन मान लेंगे, और यहां पर हमने एक ऑब्जेक्ट रखा, और ऑब्जेक्ट रखा है मानते हैं 10 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर, और यहां पर कोई एक ऑब्जेक्ट रखा है। इस ऑब्जेक्ट का मास समझ लेते हैं 1
kg। तो मुझे बताओ यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है mr²। तो मास है 1 kg, रेडियस है 10 इंटू 10 100। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा 100 kg मीटर स्क्वायर। अब यहां पर देखो बच्चों, यहां पर I की वैल्यू है 10 kg मीटर स्क्वायर और यहां पर I की वैल्यू है 100 kg मीटर स्क्वायर। तो मुझे एक बात बताइए, किसको मूव करना इजी होगा। जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा रहेगा उसको मूव करना आसान रहेगा, या जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम रहेगा उसको मूव करना आसान रहेगा। तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम रहेगा उसको मूव करना बहुत आसान रहेगा, ना कि इसको मूव करना। इसको मूव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहां पर इनर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, तो इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया से ये 10 टाइम्स है। भले ही यहां पर मास कम है, यहां पर मास ज्यादा है, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां पर कम है और यहां पर ज्यादा है, जिसके कारण इसको मूव करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। आए बात समझ में, इस चीज को बहुत ध्यान में अपने रखो, दिमाग में उतार दो, फिट कर दो एकदम से दिमाग में। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो बच्चों अभी हमने क्या किया था, तो अभी हमने एक पॉइंट मास को लिया था। अब हम क्या करेंगे, 2 या 3 पॉइंट मासेस को ले लेते हैं। तो यहां पर बी केस लेते हैं। तो मान लेते हैं यहां पर 3 पॉइंट मासेस को हम ले लेंगे। तो यहां पर एक एक्सिस ऑफ रोटेशन ले लेते हैं। तो ये बना ली हमने एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब यहां पर हम पहला पॉइंट पास रख लेते हैं, इसको नाम दे दे हैं m1 और ये डिस्टेंस समझ लेते हैं r1। इस साइड में दूसरा मास रख देते हैं, इसको बोल देते हैं m2 और यहाँ पर डिस्टेंस है r2 और यहाँ पर रख देते हैं तीसरा मास, यहाँ इसको बोल देते हैं m3 और ये डिस्टेंस है r3। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो वो होगा I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू I1 क्या होता है m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर, ये होता है। तो टोटल नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर। इसी को हम क्या लिखेंगे बच्चों, इसी को हम लिखेंगे m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर। तो ये तो बच्चों हो गया 3 पॉइंट मासेस के लिए। अगर मान लेते हैं ऐसे n नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, ऐसे कितने हैं n नंबर ऑफ पॉइंट मासेस है, तो हम क्या लिखेंगे, हमारा फॉर्मूला हो जाएगा I इज इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 mn rn स्क्वायर। इसी को हम कैसे लिखेंगे, समीशन दिखाएंगे mi ri स्क्वायर और i की वैल्यू क्या होगी, i की वैल्यू होगी 1 से लेके n तक। तो ये होता है i का वैल्यू। तो बच्चों हमारा आज का लेक्चर यहीं पर खत्म होता है। कैसा लगा आपको हमारा आज का ये लेक्चर? अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।